वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का मिड पॉइंट क्लासेस चैनल पर। मैं हूं नीतीश गर्ग और जो हमारी हमने सीरीज स्टार्ट की थी पॉलिटिकल साइंस 6th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट समरी, उसका आज हम 3rd चैप्टर कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने 2 चैप्टर कवर कर लिए हैं। इंडिविजुअल वीडियो इनकी अपलोड हो चुकी है हमारे चैनल पर। अगर आपने कोई भी मिस किया है या फिर एक भी नहीं देखी है तो अभी जाकर उनको वॉच कीजिए। ओके गाइज, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहेंगे। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वारीज है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके गाइस, तो जो हमारा 3rd चैप्टर होगा वो होगा व्हाट इज़ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट समझने से पहले एक बात मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि जो हमारे इंडिया को चला रही है, फिर किसी भी कंट्री को चला रही है, वर्ल्ड को चला रही है, वो कम्युनिटी, वो यूनिट, वो ग्रुप एग्जैक्टली है क्या? वही गवर्नमेंट है। ठीक है, जो लॉ बनाती है और उसको इन्फोर्स करती है फॉर अपनी जनता के लिए, अपने जनता जनार्दन के लिए। ठीक है, वो क्यों करते हैं ऐसा? ताकि उनका देश या फिर उनकी जो जैसे हमारा पूरा वर्ल्ड है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, ताकि वो एक तरह से फॉर्मल वे में चल सके, कोई क्राइम ना हो या फिर कोई किसी के साथ इनइक्वालिटीज़ हो तो उनको सॉल्व किया जा सके। इसीलिए हमने गवर्नमेंट्स बनाई है। ओके, तो जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में डाइवर्सिटी की और उसके बाद प्रेजुडाइज स्टीरियोटाइप के बारे में बात की थी, तो उनको ही थोड़ा थोड़ा हटाने के लिए हमारी गवर्नमेंट फॉर्म्ड हुई है। ओके, तो गवर्नमेंट की कोई कहीं ऐसी डेफिनेशंस नहीं दी गई है। हमने समझा है गवर्नमेंट को, उसके ऊपर एक डेफिनेशन बेस्ड की है। क्या है? अ गवर्नमेंट इज अ सिस्टम और अ ग्रुप ऑफ पीपल गवर्निंग ऑन ऑर्गेनाइज कम्युनिटी ऑफ एन स्टेट बट ऑल्सो अदर एंटिटीज। मतलब एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है कि एक गवर्नमेंट जो होता है वो सिस्टम या ग्रुप ऑफ पीपल का होता है, जो कुछ लोग ग्रुप बना लेते हैं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइज कम्युनिटी बना लेते हैं, जो लॉ मेकिंग करती है, जो लोगों के द्वारा चुनी जाती है और लोगों से इन्फोर्स कराए जाते हैं वो लॉ। ठीक है, वही गवर्नमेंट है। जो लीडर्स हमारे आसपास हैं, जिनको हम सोचते हैं कि जो हमारा भविष्य सुधारेंगे, वही गवर्नमेंट है। ओके, तो ग्रुप ऑफ पीपल होती है वो गवर्नमेंट, गवर्न्स अ कम्युनिटी और यूनिट, एक कम्युनिटी और यूनिट को चलाते हैं, पब्लिक पॉलिसी को एडमिनिस्टर करते हैं। अब एडमिनिस्टर मतलब एक तरह से आगे बढ़कर सहयोग देना। ओके, लीडर्स जिन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो गवर्नमेंट जो होती है उनके 3 मेन पिलर्स होते हैं, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। तो तीनों ये मेन पिलर्स हैं, इन्हीं के ऊपर गवर्नमेंट चलती है हमेशा। तो एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल एंड सॉवरेन पावर थ्रू कस्टम्स इंस्टीट्यूशन एंड लॉज विद इन अ स्टेट। अब देखो कैसे लेजिस्लेचर हमेशा लॉज बनवाएगा, जुडिशरी उनको पालन करवाएगा और एग्जीक्यूटिव जो है तो वो उनका पालन करेंगे। ओके, तो इस तरह से हमारी गवर्नमेंट फॉर्म्ड होती है। आगे के चैप्टर्स में हम बात करेंगे डिटेल्स में इनके, बस अभी हम समझ लेते हैं कि इनके 3 मेन पिलर कौन कौन से होते हैं, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। ओके, आगे बात करते हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट की। अब गवर्नमेंट का रोल क्या है? अब गवर्नमेंट जो काम करती है वो एक इंसान को पक्षपात होने से बचाती है हमेशा। देखो सबसे बड़ा काम जो होता है गवर्नमेंट का, पक्षपात होने से बचाना, मतलब इनइक्वालिटी होने से बचाना। इनइक्वालिटी हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी। ठीक है, तो इनइक्वालिटीज़ ना हो इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल बनाए हैं। ठीक है, प्रोटेक्ट राइट ऑफ वर्कर्स के राइट को बचाने के लिए, मेकिंग डिसीजन ऑफ सोशल इश्यूज़ के ऊपर डिसीजन बनाए हैं उन्होंने। सोशल इश्यूज़ मतलब बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे लाइक कि अगर हम करंट की बात करें तो जैसे लाइक कि ट्रिपल तलाक हो सकता है और राम मंदिर वगैरह हो सकता है, सीएए हो सकता है। तो मतलब एग्जैक्टली बहुत सारे हो सकते हैं, तो हम इनको डिफाइन एग्जैक्टली सोशल इश्यूज़ को यही गवर्नमेंट बनाती है। द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशन विद अदर कंट्रीज। गवर्नमेंट ही बाउंड्रीज बनाती है अपनी अपने एक तरह से। ठीक है, और अदर कंट्री के साथ पीसफुल रिलेशंस रखती हैं। ठीक है, तो हमारी अपनी जो बाउंड्रीज होती है उनको प्रोटेक्ट भी गवर्नमेंट ही करवाती है एग्जैक्टली। वहाँ पर आर्मी लगाती है और बहुत सारे वेपन्स वगैरह लगाती हैं ताकि हम कोई वॉर ना कर सके या फिर कोई हमें हमला ना कर दे। दैट्स वाई। ओके, इसके बाद इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल सिटीजन्स हैव इनफ टू ईट एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटीज़। और उनको ये भी श्योर करना पड़ता है कि हमारे देश में या हमारी कम्युनिटी में कोई भी जो लोग रह रहे हैं उनके पास हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी है या नहीं है, खाने के लिए अच्छा खाना है या नहीं है, या मिल रहा है उनको या नहीं मिल रहा है, कौन पॉवर्टी लाइन के नीचे है कौन नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारा गवर्नमेंट एक तरह से उनका ध्यान रखती है। और जब कोई बाढ़ वगैरह आ जाए या नेचुरल डिजास्टर्स आ जाते हैं, जैसे लाइक अर्थक्वेक, बाढ़ आ जाए, सुनामी आ जाना, ठीक है, तो उनमें वो एड असिस्टेंस भी करवाती है। जैसे कि करंट की बात करें तो कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 में हमारा गवर्नमेंट ही हमारा साथ दे रही है, जो इतने सारे काम कर रही है एग्जैक्टली
इतने सारे पीपी किट्स बना रही है और आपकी हेल्थ किट्स बना रही है, बहुत सारी चीज़ें काम कर रही है, ठीक है। तो यही हमारा गवर्नमेंट फॉर्म काम करती है। ओके, तो रोल ऑफ गवर्नमेंट यही होता है। इसके बाद इफ़ देयर इज़ अ डिस्प्यूट और इफ़ समवन हैज़ कमिटेड अ क्राइम यू फाइंड पीपल इन अ कोर्ट। और जब कोई काम गलत होता है, देखो जैसे कि अगर मान लीजिए किसी ने क्राइम किया या फिर किसी के साथ गलत व्यवहार किया या कुछ भी ऐसा काम किया जो कि लॉ के अगेंस्ट है, तो उनके लिए कोर्ट बनाए गए हैं। कोर्ट इसलिए ताकि उनको न्याय मिल सके, ठीक है, न्यायपालिका जिसे बोलते हैं हम। कोर्ट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और कोर्ट जो होते हैं वो हमेशा गवर्नमेंट का ही पार्ट होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट तो उनके मसले, छोटे छोटे मसले सुलझाने आएंगे नहीं, तो इसीलिए वो कोर्ट में बनाए गए कि आप अपने मसले कोर्ट में लेकर जाएं, वहाँ उनको सुलझाएं, ठीक है। वो भी एक न्याय तरीके से, आपको वहाँ पर न्याय मिलेगा, आपके पूरे वो चीज़ें सुनी जाएंगी और आपको न्याय मिलेगा। ओके, उसके बाद गवर्नमेंट डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप, टेकिंग डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटिंग दीज अमंग ऑल द पीपल लिविंग इन देयर टेरिटरी। और जो गवर्नमेंट करती है वो किसके बिहाफ पर करती है, वो लीडरशिप के बिहाफ पर करती है, डिसीजन लेती है अपने लोगों के लिए, अपनी पीपल्स के लिए, जो कि उनके टेरिटरी में या फिर उनके स्टेट में या फिर जहाँ पर भी वो रह रहे हैं उनके लिए, उनके भले के लिए, उनके अच्छे फ्यूचर के लिए। ओके, तो हमने रोल ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पर देखा कि उनके काम क्या क्या होते हैं। अब देखते हैं लेवल ऑफ गवर्नमेंट। देखो, अच्छा इससे पहले एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप कि मान लीजिए आप स्कूल में एक स्टूडेंट है, ठीक है, या फिर आप स्कूल में एक प्रिंसिपल है और आपके स्कूल में अराउंड 1000 स्टूडेंट्स हैं, तो आप अकेले उन बच्चों को हैंडल कर सकते हैं क्या? मतलब अकेले अलग अलग टाइम पीरियड में उनकी क्लास ले सकते हैं जाकर? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे ही अगर हम एक ही गवर्नमेंट फॉर्म्ड कर दें और पूरे इंडिया को चलाने की कोशिश करें, किसी भी कंट्री को चलाने की कोशिश करें, तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम एक सेंट्रल पे बनाते हैं, दूसरा स्टेट पे बनाते हैं, फिर लोकल लेवल पे बनाते हैं। तो लोकल, जो सबसे पहले बात करते हैं लोकल लेवल की। अब देखो, जो लोकल लेवल पे आपकी गवर्नमेंट होती है वो होती है आपका कोई एक जिला के आधार पर, या फिर आपके छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे गांव पंचायत होती है उनके आधार पर। स्टेट लेवल जैसे लाइक आपको यूपी, हरियाणा, असम, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट होती है। नेशनल गवर्नमेंट एक ही होती है, जो आपकी सेंट्रल होती है, वो सारी चीज़ों को कवर करती है। ओके, अब लोकल लेवल में आप अगर कंफ्यूज हैं तो आप समझ लीजिए कि अगर आप यूपी में रहते हैं, यूपी के अंदर आप किसी एक ज़िले में आ जाइए, ठीक है, तो यूपी में एक गवर्नमेंट होगी जो जिसे हम स्टेट गवर्नमेंट बोलेंगे, पर यूपी में भी तो 75 ज़िले हैं, अब उनको कैसे चलाएंगे आप? तो हर ज़िले में अलग अलग छोटी छोटी गवर्नमेंट फॉर्म्ड हो जाएंगी। गांव होंगे तो उनमें पंचायती राज होगा, जो कि अंडर 74 एंड 75 सेक्शंस के अंडर आते हैं। ओके, उनको ही बोलते हैं, अब शहरों में उनको म्यूनसिपैलिटीज़ बोल देते हैं, गाँव में उनको पंचायत राज बोल देते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो। तो 3 तरह की गवर्नमेंट पढ़ी हमने, कौन कौन सी? नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। ओके, अब बात करते हैं लॉज एंड द गवर्नमेंट की। अब लॉ की और गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो गवर्नमेंट मेक लॉ एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दीज। तो गवर्नमेंट जो होती है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो गवर्नमेंट लॉ बनाती है और जो उस कंट्री में रह रहे हैं लोग उनको फॉलो करना ही पड़ता है, ठीक है। मतलब किसी भी तरीके से उनको वो रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं है, तानाशाह वाला सिस्टम नहीं है। आपको वो रूल्स जो लॉज होते हैं वो पास कराए जाते हैं एकदम पूरे फॉर्मल वे में, तब वो जनता के पास जाता है कि हाँ ये लॉ हमने बनाया गया है। ओके, तो उसके बारे में भी हम फर्दर डिटेल्स में बात करेंगे आने वाले चैप्टर्स में। अभी आपको थोड़ी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप बहुत लाइटली समझिए इस चीज़ को। द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू इन्फोर्स इट्स डिसीजन। अब गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो अपने डिसीजन को, उन डिसीजनों का पालन करवा सके। ओके, वर्कड ऑन इनजस्टिस और इनइक्वालिटी। अब इनजस्टिस मतलब किसी को न्याय ना मिल रहा हो या किसी के साथ भेदभाव हो रहा हो, उसके ऊपर वर्क करती है गवर्नमेंट। द कोर्ट कैन देन गिव ऑर्डर्स अबाउट व्हाट शुड बी डन, और उसके बाद कोर्ट ऑर्डर देता है कि क्या एग्जैक्टली आपको करना चाहिए। किसी के साथ भी अगर बुरा होता है तो वो कोर्ट में जाता है, कोर्ट बताता है कि आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, ठीक है, वो अच्छा न्याय देता है। उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की। तो हमारे अगर पूरे दुनिया में देखे जाए तो एक तरह की गवर्नमेंट नहीं है, बहुत सारी तरह की गवर्नमेंट है। उनके हिस्टोरिकल वे में उनकी जो गवर्नमेंट जैसे जैसे फाउंड हुई थी तो वही वहाँ की वैसी ही गवर्नमेंट है। जैसे लाइक कि पहले बात करें इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें तो इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। तो ये पीपल होती है, मतलब जो चुनाव के जरिए उनको वो पावर देती है। जैसे कि दे डू दिस थ्रू इलेक्शन इन विच दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन एंड इलेक्ट देम, वंस इलेक्टेड दीज पर्सन फ्रॉम द
गवर्नमेंट। जस्ट लाइक कि हम एक बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी की, आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ को। अब वो इलेक्शन में खड़े हुए, हमने उनको वोट दिए, वो जीते, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई सेंट्रल में। दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ओके, इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन एंड डिफेंड डिसीजन टू द पीपल। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, वो अपने एक्शन को एक्सप्लेन करेंगे जनता के सामने कि हम अभी ये करने वाले हैं, हम वो करने वाले हैं, और अपने डिसीजन को प्रोटेक्ट भी करेंगे। ओके, डिफेंड करेंगे। उसके बाद मोनार्की सिस्टम होता है। मोनार्की सिस्टम रिलेट्स टू द किंग और अ क्वीन, जहाँ पर किंग होती है, जैसे लाइक कि अगर आप कह सके तो ब्रिटिश में किंग और अ क्वीन एलिजाबेथ, आपने सुना होगा एग्जैक्टली। तो या फिर स्मॉल ग्रुप मेक डिसीजन, तो मोनार्की सिस्टम होता है यहाँ पर एक स्मॉल ग्रुप ले रहा हो डिसीजन, या फिर किंग क्वीन का राज हो, वही आपका मोनार्की सिस्टम है। पर आपको वो एक्सप्लेन नहीं करते क्या हम रूल बना रहे हैं, और ना ही आपको डिफेंड करेंगे। ठीक है, उनके रूल जो होंगे वो अपने आप ही बना लेंगे, पर आपको उनको मानना पड़ेगा, उनको इन्फोर्स करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद आती है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी क्या होता है, मोनार्की का ही एक छोटा सा पार्ट होता है। इसमें क्या होता है कि जो जन्मजात राजा होते हैं ना, एग्जैक्टली नोबल बर्थ होल्डिंग हेरिडिटरी टाइटल्स और ऑफिसेस। तो मतलब एग्जैक्टली क्या होता है कि वहाँ पर जो होता है जन्मजात वो मिलती है, मतलब आपके कि अब यहाँ पर जैसे राजा महाराजा वाला सिस्टम होता है ना, कि आप राजा थे, आपके फादर राजा थे, आप बनेंगे, फिर आपका बेटा बनेगा, फिर आपका पोता बनेगा, इस तरह से कुछ आपका एरिस्टोक्रेसी चलता है। मतलब आपको जन्मजात से ही आपको राजा का पद मिल जाया करता है एग्जैक्ट, तो आपको वो पद कोई छीन नहीं सकता। उसके बाद डिक्टेटरशिप की बात करते हैं। डिक्टेटरशिप को बोलते हैं तानाशाही। तानाशाही जैसे कि अगर हम प्रेजेंट डे एग्जाम्पल लें तो आप नॉर्थ कोरिया का ले सकते हैं। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह जो है किम जोंग, ठीक है, तो वो वहाँ पर उनकी तानाशाही चलती है एग्जैक्टली। तो वहाँ पर कोई भी, अब क्या होता है कि वो गवर्नमेंट में क्या होता, उनकी गवर्नमेंट में क्या होता है कि वही खड़े होते हैं और वही इलेक्शन, उनके आमने सामने कोई खड़ा नहीं होता, सिर्फ वही गवर्नमेंट में खड़े होते हैं और वही जीत जाते हैं बार बार। तो उनके साथ कोई भी कॉम्पीट करना ही नहीं चाहता, या कॉम्पीट कर ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी तानाशाही चलती है। उसके बाद रिपब्लिकन की बात करते हैं, रिपब्लिक ऑन डेमोक्रेटिक। देखो अमेरिका अगर हम बात करें तो दो तरह की गवर्नमेंट चलती है वहाँ पर, रिपब्लिकन भी और डेमोक्रेट्स भी। तो दो ग्रुप बन जाते हैं वहाँ पर, तो कुछ रिपब्लिकन्स होते हैं, कुछ डेमोक्रेट्स होते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि डेमोक्रेटिक वाली गवर्नमेंट, मोनार्की वाली गवर्नमेंट, एरिस्टोक्रेसी, डिक्टेटरशिप और रिपब्लिक, इस तरह की हमारे वर्ल्ड में गवर्नमेंट चलती हैं। और भी बहुत सारी गवर्नमेंट टाइप्स हैं उनके, जो बहुत सारे चल रही हैं इस टाइम। हमने कुछ मेन के बारे में ही बात किया है। उसके बाद बात करते हैं हमारे इंडिया की गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, या फिर बहुत जगह चलती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। मेनली हम इंडिया की बात करते हैं। तो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी। हमने बहुत सारी जंग के बाद इस चीज़ को पाया है कि हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, मतलब पीपल एक अपने लीडर को खुद चुनाव करेगी, उसको खड़ा करेगी अपने भविष्य के लिए। ओके, उसको क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलते हैं। तो हमने इस चीज़ को, दिस अचीवमेंट इज द रिजल्ट फॉर अ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल। ये बहुत बड़ा स्ट्रगल से हमने इस चीज़ को पाया है। द मेन फीचर ऑफ अ डेमोक्रेसी इज दैट द पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर। और द मेन फीचर होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जैसे कि मैंने बताया, पीपल के पास पावर होती है कि अपने लीडर को खुद चुन सकते हैं। उसके बाद पीपल रूल देमसेल्व्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दीज रूल्स। अब जो पीपल है, मतलब जनता है, वो खुद पार्टिसिपेट करती हैं जब रूल्स बनते हैं। एग्जैक्टली देखो कैसे, जब हम एक सदन में बैठते हैं तो जनता के एग्जीक्यूटिव बन के सदन में बहुत सारे लोग जाते हैं, वो वोट करते हैं कि हाँ हमारे लिए ये रूल होना चाहिए, हमारे लिए रूल नहीं होना चाहिए। तो वो एग्जीक्यूटिव पीपल की तरफ से लड़ रहे हैं, तो पीपल को भी तो एक तरह से उनको राइट हुआ ना कि वो अपने लिए रूल खुद चुन रहे हैं कि हमारे लिए क्या रूल होना चाहिए, क्या रूल नहीं होना चाहिए। तो हम इसके बारे में अच्छे से डिटेल करेंगे। आप इस चीज़ को यही समझिए कि पीपल की तरफ से एग्जीक्यूटिव जाते हैं, वही उनके लिए रूल मेकिंग करते हैं। ओके, उसके बाद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इन आर टाइम्स आर यूजली रेफर टू द एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। अब पुराने समय की बात करें तो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट थी वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज के तौर पर जानी जाती थी। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज क्या होती है उसके बारे में जानते हैं। पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली बट इंस्टीड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू एन इलेक्शन पोर्शन। अब देखो हमारे टाइम में जो एग्जैक्टली क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज क्या होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि आप खुद नहीं जाते हैं पार्टिसिपेट करने। मतलब ऐसा तो नहीं है, देखो अगर हम इंडिया की बात करें तो 135 करोड़ पीपल्स हैं, तो हर कोई थोड़ी ना जाएगा वो अब रूल्स बनाने के लिए। तो वो अपने एग्जीक्यूटिव्स को चुनते हैं कि आप हमारी तरफ से जाएंगे सदन में और आप हमारे लिए रूल मेकिंग करवाएंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। मतलब अपने रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा कर देना, एग्जीक्यूटिव को खड़ा कर देना कि आप हमारे लिए हमारा फ्यूचर चुनकर आएंगे।
ओके, तो दीज रिप्रेजेंटेटिव मीट एंड मेक्स डिसीजन ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। तो यही रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, काम करते हैं, डिसीजन बनाते हैं और अपनी पॉपुलेशन के लिए। दीज डेज अ गवर्नमेंट कैन नॉट कॉल इज नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। आज के टाइम में अगर हम बात करें तो हमारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज है, पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज नहीं है। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है, आप ये सोच रहे होंगे ये कौन सी चिड़िया आ गई, नहीं, तो ये कुछ अलग नहीं है, आप इससे डरिए मत, बिल्कुल भी इजी चीज़ है। दिस मीन्स दैट ऑल एडल्ट्स इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे पुराने ज़माने में हुआ करता था ब्रिटिशर्स के टाइम में, बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है, कि बस जो एडल्ट हैं उनको ही वोट करने का राइट था, उनको ही बोलते थे क्या, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज। मतलब 30 अपर को एडल्ट बताया जाता था, उससे नीचे नीचे को आपको किसी को राइट टू वोट नहीं था। उसमें आपके वुमेन्स भी नहीं आते थे, वुमेन्स चाहे 30 अपर हो जाए, वुमेन्स नॉट अलाउड, पुअर नॉट अलाउड, बस वेल्दी पीपल वो भी एडल्ट वाले, उनको ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में रखा जाता था। तो आप इस चीज़ को अच्छे से अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए। देयर वॉज अ टाइम व्हेन गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ वुमेन एंड द पुअर टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। तो एक टाइम था जब वुमेन को और पुअर को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता था। क्वेश्चन मार्क मैंने इसलिए लगाया, क्यों, आप खुद बताइए इसके बारे में, खुद सोच के देखिए। चलिए हम देखते हैं। इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी वाज अलाउड टू वोट एंड दे देयरफॉर केम टुगेदर टू डिटरमाइन द फोर्स ऑफ द मेजॉरिटी। अब अगर हम बिफोर इंडिपेंडेंस की बात करें तो राइट टू वोट, या फिर हम वर्ल्ड की भी बात करें, राइट टू वोट जीतना किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा है। अगर हम देखें तो हमारे इंडिया में आज भी राइट टू वोट का सही इस्तेमाल नहीं होता है। अगर आपको एक अधिकार मिला है जो कि हमने इतने मुश्किल से जीता है, और उसको आप ये सोचते हैं कि वोट करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप अपना भविष्य किसी ऐसे इंसान के हाथों में दे सकते हैं ना वोट करके, जो आपका पूरा भविष्य बिगाड़ सकता है। तो राइट टू वोट जो आपने इतनी मुश्किल से जीता है, आप उसका सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आई थिंक आप अपनी डेमोक्रेसी को या फिर अपनी हिस्ट्री को सही से नहीं जानते हैं, ठीक है। तो इसको हमने इतना मुश्किल से जीता है, मतलब पूरे विश्व में लड़ाई हुई है इस चीज़ की, पूरे वर्ल्ड में लड़ाई हुई है राइट टू वोट पाने के लिए। तो पुअर पीपल और वुमेन को इसलिए नहीं किया जाता कि ब्रिटिशर्स ने रूल बनाया था उस टाइम पर कि जो अच्छा, मतलब जिनके पास अच्छा पैसा होगा और एडल्ट होंगे वही सिर्फ वोट दे पाएंगे, ठीक है, ताकि उनके जो कि वेल्दी पीपल रहते थे वो ब्रिटिशर्स के ही कुछ अलग चमचे टाइप रहा करते थे, एग्जीक्यूटिव ही रहा करते थे, ठीक है, जिनके पास ज़्यादा पैसा रहता था तो ब्रिटिशर्स को जिता दिया करते थे। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हमारी गवर्नमेंट यहाँ पर फॉर्म डी ना हो, जिस लाइक कि इंडियन गवर्नमेंट फॉर्म डी ना हो यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने ऐसे कुछ रूल्स बना दिए थे। अब जो रूल्स बन गए उनका रूल्स का स्टीरियोटाइप बन गया। आप समझ रहे हैं ना चीज़ को, जो चीज़ हम बहुत दिनों से फॉलो करते हुए आ रहे होते हैं उनका स्टीरियोटाइप बन जाता है। तो हमने उस टाइम में पुअर वुमेन को वो नहीं दे रखे थे, और आफ्टर इंडिपेंडेंस भी हमने वुमेन और पुअर पीपल को राइट टू वोट नहीं दिया, जिसके लिए वुमेन एंड पुअर पीपल ने अपने लिए बहुत सारे वो क्रिएट किए, अपने लिए एक तरह से आंदोलन खड़ा किया कि हमें भी राइट टू वोट मिलना चाहिए, हम भी इस देश के नागरिक हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ, अब जब गांधी जी ने यंग इंडिया लिखी थी 1931 में, तो उन्होंने भी इस बारे में बताया था कि मैं भी शॉक्ड हूँ कि वुमेन को और पुअर को राइट टू वोट क्यों नहीं मिलता, जो कि हमारे एक इंडिया का विभिन्न हिस्सा है। हर किसी को अपना बेटर फ्यूचर चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। ओके, तो यंग इंडिया गांधी जी ने 1931 में लिखी थी, उनकी बुक थी। उसके बाद बात करते हैं वोट्स ऑफ वुमेन की, जो कि आपका एक साइड में आर्टिकल दिया हुआ है। अब देखो, ऑल ओवर द यूरोप एंड यूएसए वुमेन एंड द पुअर हैव हैड टू फाइट फॉर पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट। पुअर की यहाँ पर बात वो नहीं हो रही जो गरीब थे, गरीब भी, और आप स्लेव्स की भी यहाँ पर बात कर रहे हैं। ओके, तो वो लड़ रहे थे एग्जैक्टली ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जब हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही थी तो उस समय सारे मेन जो थे वो वॉर में जा चुके थे, बचे कौन, वुमेन्स। तो वुमेन्स ने अपने लिए आंदोलन खड़ा किया कि अब अगर मेन नहीं है तो इस देश को संभालेगा कौन, इस हमारी गवर्नमेंट को संभालेगा कौन, वुमेन्स ही तो संभालेंगे, हमें क्यों नहीं राइट टू वोट मिलना चाहिए। तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े आंदोलन चलाए, एक उन्होंने मूवमेंट खड़ा किया, वुमेन सफरेज मूवमेंट। सफरेज मीन्स राइट टू वोट, ठीक है। तो वुमेन सफरेज मूवमेंट चला, सबसे पहले फ्रांस में चला था वुमेन का राइट टू वोट, फिर यूएसए, फिर यूके, जगह जगह फैला इस चीज़ को। तो अमेरिका में जब राइट टू वोट वुमेन को मिला वो था 1920, यूके में मिला 1928 को, ठीक है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो आज भी कितनी सारी कम्युनिटीज़ हैं, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहता, बट आज भी बहुत कम्युनिटीज़ हैं जो कि विमेंस को अभी भी वोट देने से मना करते हैं।
ठीक है, मेरा यही कहना है कि गाइज जो वोट हमें राइट टू वोट मिला है बहुत ज़्यादा मेहनत से मिला है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से मिला है, आप इस वोट राइट टू वोट का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। ओके गाइज, तो इस चैप्टर में मैंने बात की कि गवर्नमेंट की राइट टू वोट की, गवर्नमेंट के रूल्स की, लॉ मेकिंग की। ठीक है, तो आपको आई थिंक गवर्नमेंट जो कैसे फॉर्म्ड होती है कि समझ में आ गया होगा। अब बनती कैसे गवर्नमेंट, चलती कैसे, चलाते कैसे, उसके बारे में आगे आने वाले चैप्टर्स में बात करेंगे। इस चैप्टर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज कोई है जो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है। ओके गाइस, तो आगे भी हम एनसीईआरटी के नेक्स्ट अच्छे अच्छे चैप्टर्स लाते रहेंगे, आप हमें फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच।